प्यारे साथियों नमस्कार। स्वागत है एक बार फिर से आप सभी का स्टडी विथ रवि के इस चैनल पर। साथियों आज हम बात करने वाले हैं बिहार बोर्ड एग्ज़ाम 2024 में। जी हाँ दोस्तों, जो एग्ज़ाम होने वाला है 2024 का, उसमें हम लेके आए हैं जीवों में जनन। जी हाँ दोस्तों, बायोलॉजी के फर्स्ट चैप्टर से जीवों में जनन से 50 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन साथियों MVVI निकाले गए हैं, जो आपको 2024 के एग्ज़ाम में डायरेक्ट क्वेश्चंस लड़ने की संभावना यहाँ से बनेगी। साथियों बहुत सारे इसमें रिपीटेड क्वेश्चंस भी हमने लाए हैं। तो चलिए अपने दोस्तों के पास फटाफट से क्लास को शेयर कर दीजिए। अभी तक चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस करें और साथ ही साथ अपने दोस्तों के पास शेयर ज़रूर करें। साथ ही साथ अपने जितने भी ग्रुप है सभी में वीडियो को शेयर ज़रूर करें। चलिए फटाफट से क्लास को शेयर कर देंगे अपने दोस्तों के पास, जितने भी ग्रुप है सभी में शेयर कर दीजिए प्लीज़। और अभी तक वीडियो को लाइक नहीं किए हैं तो वीडियो को लाइक कर लीजिए। और स्टार्ट करने वाले हैं आज 50 ऑब्जेक्टिव की महा मैराथन। इस क्लास में आप सभी का फिर से स्वागत है। तो चलिए अपने दोस्तों के पास फटाफट से शेयर कर दीजिए। साथियों मैं बता दूं, इस चैनल पर आपको 11th 12th और 10th और बिहार पैरामेडिकल की तैयारी बड़ी धूमधाम से स्टार्ट कर दी गई है साथियों 2024 वालों के लिए। और इस चैनल पर आपको साइंस, कॉमर्स, आर्ट्स तीनों सब्जेक्ट की तैयारी एकदम 100% फ्री कराई जाती है। जी हाँ दोस्तों, 100% फ्री इस चैनल पर आपको क्लास मिलेगी। चलिए आज की क्लास को करते हैं स्टार्ट ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस के साथ। पहला क्वेश्चन आपके स्क्रीन के सामने ये रहा। जी हाँ दोस्तों, पहला क्वेश्चन आपके स्क्रीन के सामने ये रहा। साथियों अगर इसका आपको PDF चाहिए तो प्लीज़ टेलीग्राम चैनल को आवश्यक ज्वाइन करें, वहाँ आपको इसका PDF मिल जाएगा एकदम फ्री ऑफ कॉस्ट। तो बताइए इसका ईस्ट में प्रजनन, पहला क्वेश्चन आपको पूरी तरह से दिख रहा होगा कि ईस्ट में प्रजनन मुख्यतः किसके माध्यम से होता है। जी हाँ दोस्तों, ईस्ट में प्रजनन मुख्यतः किसके माध्यम से होता है। चलिए इसी में से 3 में से आपका आंसर है, तो एक कट रहा है, इससे कोई मतलब नहीं है। साथियों ये आपको बिहार बोर्ड में 2019 के में पूछा गया है, फर्स्ट सीटिंग में पूछा गया क्वेश्चन है कि ईस्ट में प्रजनन मुख्यतः किसके माध्यम से होता है। तो फटाफट से आप लोग कमेंट बॉक्स में इसका आंसर बताइए। मैं सभी का कमेंट देख रहा हूँ। ईस्ट में प्रजनन मुख्यतः किसके माध्यम से होता है, मुकुलन, विखंडन, परागण या इनमें से सभी। तो किसके द्वारा होता है साथियों। जी बिल्कुल राइट, सभी का आंसर मुकुलन द्वारा आ रहा है। ऑप्शन ए एकदम राइट है, सभी का आंसर बिल्कुल सही है। चलिए अगला क्वेश्चन आपके स्क्रीन के सामने ये रहा। दूसरा है साथियों, 4 ऑप्शन नहीं आएगा, चलिए 3 ही रखते हैं। दूसरा क्वेश्चन आपके स्क्रीन के सामने है कि युग्मक सामान्यतः M किस प्रकार के होते हैं। साथियों युग्मक सामान्यतः यहाँ पर M नहीं होगा, इसको आप काट दें, यहाँ पर N कर ले, N। युग्मक सामान्यतः N किस प्रकार की होती है। चलिए फटाफट से इसका आंसर बताइए कि युग्मक जो होता है साथियों, युग्मक और युग्मनज इसमें अंतर है। गैमिट और जाइगोट में बहुत सारा अंतर है। तो यहाँ पर आपको ध्यान देने वाली बात है कि हिंदी में आपको कन्फ्यूज भी किया जा सकता है। तो दूसरा नंबर क्वेश्चन का जवाब आप लोग फटाफट से कमेंट बॉक्स में देंगे कि युग्मक सामान्यतः N किस प्रकार का होता है। साथियों ये मैं बता दूं कि बिहार बोर्ड में फिर से 2019 में फर्स्ट सीटिंग में पूछा गया क्वेश्चन है, एकदम हलवा क्वेश्चन है साथियों। जब भी युग्मक की बात करें तो युग्मक हमेशा हेप्लॉइड अवस्था यानी एक गुणिक होता है। जी हाँ दोस्तों, हेप्लॉइड अवस्था में होता है, N अवस्था में होता है। और युग्मनज की बात करेगा साथियों तो ये 2N होता है। क्या युग्मनज 2N होता है। युग्मक का कहने का मतलब 23 गुणसूत्र साथियों, युग्मक कहने का मतलब 23 गुणसूत्र और युग्मनज कहने का मतलब 46 गुणसूत्र होता है। ये आपको यहाँ पर ध्यान देने वाली बात है। चलिए आगे चलते हैं। तीसरा क्वेश्चन आपके स्क्रीन के सामने ये रहा कि तीसरा क्वेश्चन साथियों है कि निम्नलिखित किस में पादप काय अगुणित होता है। जी हाँ, निम्नलिखित में से किस में पादप काय अगुणित होता है। फिर से वही सवाल आपसे पूछा गया है, अगुणित और द्विगुणित में अंतर होना चाहिए। तो अगुणित N को कहते हैं, द्विगुणित 2N को कहते हैं। तो किसमें पादप काय अगुणित होता है, ये आपके बिहार बोर्ड में 2020 में पूछा गया है। कब, 2020 में पूछा गया साथियों। किसमें पादप अवगुणित होता है, क्या वो शैवाल, कवक, ब्रायोफाइटा या इनमें से सभी। तो साथियों तीनों जो समूह है, शैवाल के अंतर्गत भी अवगुणित होता है, कवक भी अवगुणित होता है और ब्रायोफाइटा भी
अगुणित होता है, यानी इनमें से सभी, ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल राइट है, इनमें से सभी में पादप काय अगुणित होता है। चलिए अगला सवाल आपके स्क्रीन के सामने ये रहा। साथियों इसमें आपको क्वेश्चंस के साथ आंसर पीडीएफ में दिया गया है, ताकि आप लास्ट समय में आपको रिवाइज करने में सहायता मिले, इसलिए इसमें आंसर भी साथ में डाला गया है। तो चलिए चौथा नंबर सवाल यानी 4 नंबर सवाल आपके स्क्रीन के सामने है। अदरक में कायिक प्रवर्धन किसके द्वारा होता है? जी हाँ दोस्तों, अदरक में कायिक प्रवर्धन कहने का मतलब है साथियों, वेजिटेटिव प्रॉपर्टीज़ का मतलब होता है कि इसमें जनन कैसे होता है। जी हाँ दोस्तों, जनन बायोलॉजी के भाषा में साथियों उसको कायिक प्रवर्धन कहते हैं। तो अदरक में कायिक प्रवर्धन, जैसे कि ये सोचिए कि ये अदरक है, ये मान लीजिए ऐसे अदरक रहता है ऐसे, तो अदरक में कायिक प्रवर्धन मतलब मान लीजिए यहाँ से ये टूट गया और फिर से ये न्यू अदरक बना लिया, तो इसी को कहते हैं कायिक प्रवर्धन। तो अदरक में कायिक प्रवर्धन किसके द्वारा होता है, ये आपको बिहार बोर्ड ने 2020 में पूछ लिया है, और इस सवाल को आप फिर से मोस्ट इम्पोर्टेंट कर सकते हैं, मोस्ट वीवीआई कर सकते हैं कब, 2024 के लिए, क्योंकि ये सवाल हमेशा से रिपीट आया है साथियों। मैं एक यहाँ पर डाला हूँ कि 2020 में पूछा है, न जाने कितने बार ये क्वेश्चन आपके बिहार बोर्ड में रिपीटेड किया गया है। तो अदरक में कायिक प्रवर्धन किसके द्वारा होता है साथियों, राइजोम, सभी का बिल्कुल राइट आंसर है, राइजोम के द्वारा अदरक में कायिक प्रवर्धन किया जाता है। चलिए बल्ब किस में होता है ये भी बता दूं साथियों, ये प्याज का होता है क्या, प्याज, याद रखना है आपको, बल्ब प्याज का होता है। चलिए आगे 5वां नंबर सवाल आपके स्क्रीन के सामने, कंद किसका रूपांतरण है? जी हाँ साथियों, कंद किसका रूपांतरण है, इसका आपको जवाब देना है कमेंट बॉक्स में, तो फटाफट से जवाब दीजिए, कंद किसका रूपांतरण है। 5 नंबर सवाल का जवाब आपको देना है कमेंट बॉक्स में, कंद किसका रूपांतरण है। जी हाँ साथियों, कंद किसका रूपांतरण है, कली का है, जड़ तना का है या जड़ का है। जी हाँ साथियों, फटाफट से इसका जवाब आपको देना है कि कंद किसका रूपांतरण है। साथियों पूरी आपको नज़र आ रही होगी चारों ऑप्शन स्क्रीन पे। तो साथियों कंद सभी का राइट आंसर है बिल्कुल जल का। जी हाँ, जड़ का, मूल का, रूट का रूपांतरण किसका, रूट का रूपांतरण है कौन, कंद किसका रूपांतरण है, रूट का रूपांतरण है। साथियों पीडीएफ लेने के लिए प्लीज़ टेलीग्राम चैनल को जरूर ज्वाइन करिए, डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम चैनल का लिंक दिया गया है, या चैनल के मेन डिस्क्रिप्शन में भी टेलीग्राम चैनल का लिंक दिया गया है। स्टडी विद रवि चैनल को अभी सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो इसको सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए ताकि न्यू वीडियो जो भी आए आपको पास तुरंत पहुँचे, और शेयर कर दीजिए सभी दोस्तों के पास ताकि वो भी 2024 में 90% साथियों, अगर आप लगातार बने रहेंगे अभी से तो 90% पक्का मिलने की संभावना है, ये आप लिख लीजिए, क्योंकि बहुत सारे क्वेश्चंस यहाँ से लड़ेंगे आपके बिहार बोर्ड में। जी हाँ दोस्तों, बिहार बोर्ड में बहुत सारे क्वेश्चंस यहाँ से लड़ेगा ही लड़ेगा। तो चलिए, और लेक्चर फ्री है यूट्यूब पर, चाहे वो सब्जेक्टिव की क्लास हो, ऑब्जेक्टिव की क्लास हो या पीडीएफ लेना हो, सभी एकदम फ्री है, नो कॉस्ट। जी हाँ दोस्तों, नो कॉस्ट। चलिए आगे चलते हैं, नेक्स्ट सवाल आपके स्क्रीन के सामने ये रहा, काजू निम्नलिखित में से कौन सा फल है। जी हाँ दोस्तों, काजू निम्नलिखित में से कौन सा फल होता है, इसका जवाब आपको कमेंट बॉक्स में देना है, सभी लोग फटाफट से इसका जवाब देंगे, काजू निम्नलिखित में से कौन सा फल होता है। आपको पूरी तरह से स्क्रीन पर क्वेश्चंस दिख रहा होगा, सभी लोग फटाफट से जवाब दीजिए इसको कि काजू निम्नलिखित में से कैसा फल कहलाता है। साथियों ये भी आपको बिहार बोर्ड 2019 में, जो कब 2019 में पूछा गया क्वेश्चंस है, ये आप रट लीजिए साथियों, और ये भी मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस है क्योंकि ये भी बार बार आपसे पूछा गया क्वेश्चंस है, और 2024 में भी पूछने लायक क्वेश्चंस बन रहा है साथियों। काजू निम्नलिखित में से कैसा फल है, चलिए बताइए फटाफट से आप लोग, क्या यथार्थ है, बेरी है या नट है, कैसा है साथियों। जी हाँ, सभी का बिल्कुल राइट है, ऑप्शन ए एकदम राइट है, यथार्थ फल है। कैसा, यथार्थ फल कौन सा है, काजू है यथार्थ फल। नट फल किसको कहते हैं, सभी लोग बताएंगे कमेंट बॉक्स में, नट फल किसको कहते हैं। जी हाँ, नट फल किसको कहते हैं, तो ये किसको कहते हैं साथियों, नारियल को। जी हाँ, किसको, कोकोनट को, जिसको कोकोनट को क्या कहते हैं, नट फल कहते हैं, यानी नारियल को, ये आपको याद रखना है। चलिए आगे चलते हैं, अगला क्वेश्चन आपके स्क्रीन के सामने ये रहा कि
नेम्यूल्स, जी हाँ दोस्तों, नेम्यूल्स निर्माण किस में होता है? यहाँ पर नेम्यूल्स नहीं होगा, गेम्यूल्स होगा। क्या गेम्यूल्स होगा? यहाँ याद रखना है, यहाँ पे क्या गेम्यूल्स। गेम्यूल्स निर्माण किस में होता है, ये भी आपको 2019 में पूछा गया है। कब? 2019 में पूछा गया है। तो गेम्यूल्स निर्माण किस में होता है? ईस्ट में, हाइड्रा में, अमीबा में या स्पंज में? जी हाँ, बिल्कुल राइट, सभी का है। स्पंज में होता है। नेम्यूल्स यानी गेम्यूल्स का निर्माण स्पंज में होता है। ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल राइट है। आगे चले साथियों, अगला सवाल आपके स्क्रीन के सामने है। अगला सवाल है कि 124 शुक्राणुओं के निर्माण में कितने अर्धसूत्री विभाजन की आवश्यकता है? जी हाँ, 124 कितना 124 124 शुक्राणुओं में कितने अर्धसूत्री विभाजन की आवश्यकता होगी? तो कितनी होगी साथियों? फटाफट से आप लोग इसका जवाब देंगे। कितनी होगी साथियों? 124 शुक्राणु के निर्माण करना है तो 31 अर्धसूत्री विभाजन की आवश्यकता होगी। ये आप इसको रट ले, क्योंकि इसी डाटा बेस्ड आपको क्वेश्चन बिहार बोर्ड में पूछेगा। आगे से अगला सवाल आपकी स्क्रीन के सामने, केंचुआ प्राणी है। जी हाँ दोस्तों, केंचुआ कैसा प्राणी है? केंचुआ प्राणी है एक लिंगी, द्विलिंगी या अलिंगी? फटाफट से इसका आंसर आप लोग कमेंट में है। ऑप्शन नंबर डी है, नपुंसक प्राणी है। जी हाँ दोस्तों, कैसा प्राणी है केंचुआ? तो ये द्विलिंगी प्राणी है, दोनों लिंग इसमें नर और मादा का एक ही प्राणी में पाया जाता है, केंचुआ में। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल राइट है। और ये स्टडी विथ रवि चैनल है, इसको सब्सक्राइब जरूर करें। अगला 10वां नंबर सवाल आपके स्क्रीन के सामने ये रहा। आपको पूरी तरह से स्क्रीन पर 10वां नंबर क्वेश्चन शो कर रहा होगा। 10 नंबर क्वेश्चन है साथियों कि इनमें कौन सा भाग अगुणित है? ये दोस्तों, इसमें कौन सा ऐसा भाग है जो अगुणित है? चलिए इसका फटाफट से जवाब आप लोग बताएंगे। ये दोस्तों, इनमें से कौन सा भाग है जो अगुणित है? क्या वो अंडाशय है, परागकोश है या पराग है? ये दोस्तों, कौन सा है जो अगुणित है? जी हाँ, बिल्कुल राइट, पराग है। क्या पराग अगुणित होता है, यानी हेप्लोइड होता है, एन होता है। चलिए आगे 11 नंबर सवाल आपके स्क्रीन के सामने दिख रहा होगा कि इनमें से किसे बंगाल का आतंक कहते हैं? जी हाँ दोस्तों, टेररिस्ट ऑफ बंगाल। क्या टेररिस्ट ऑफ बंगाल किसको कहते हैं? फटाफट से इसका जवाब बताइए। और आंसर बताने के बाद मैं ये भी बताऊंगा कि क्यों इसे टेररिस्ट ऑफ बंगाल यानी बंगाल का आतंक कहा जाता है। क्या वो बायोफिल्म है, जलकुंभी है, अगेव है या केला है? जी हाँ, बिल्कुल राइट, सभी का राइट आंसर आ रहा है जलकुंभी। जी हाँ, जलकुंभी को बंगाल का आतंक कहा जाता है। और क्यों कहा जाता है साथियों, ये अब सुन लीजिए ध्यान से, क्योंकि बंगाल के जो अर्थव्यवस्था है वो मछली पर टिकी हुई है। किस पर? मछली पर टिकी हुई है। जैसे मछली पर टिकी है मान लीजिए, और मछली को ही अगर कोई जीव अगर मार रहा है तो वहाँ की अर्थव्यवस्था बिखर जाएगी। तो जलकुंभी क्या करता है, जल से ऑक्सीजन को चूस लेता है। उसके बाद मछली को ऑक्सीजन नहीं मिल पाती, इसलिए मछली वहाँ पर मर रहा था बहुत ज़्यादा। इसीलिए इसे बंगाल का आतंक के रूप में जाना जाता है। किसे? जलकुंभी को। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल राइट है। ये आप 12th के चैप्टर नंबर 1 या 2 में ये आपको मिल जाएगा, इसके बारे में पूरा जानकारी। और जो मैंने बताया सेम टू सेम उसमें छापा होगा एनसीईआरटी में। अगला सवाल 12 नंबर सवाल आपके स्क्रीन के सामने है। चलिए 2 में ही आपका आंसर है, मल्टीपल चॉइस बना दिया हूँ। तो चलिए इसका आंसर आप लोग बताइए। इनमें कौन ठहरे हुए पानी में उगकर ऑक्सीजन खींच लेता है? जी हाँ दोस्तों, जैसा कि हमने अभी बताया और उसी पर ये क्वेश्चंस है, और इसे आप MBVI कर सकते हैं, क्योंकि ये क्वेश्चंस आपको घुमा फिरा कर पूछा जा सकता है आपके 12th एग्जाम 2024 में। जी हाँ, फिर से मैं बोल रहा हूँ, 12th एग्जाम 2024 में घुमा के ये क्वेश्चन आपसे पूछा जा सकता है। तो चलिए, ठहरे हुए पानी में उगकर ऑक्सीजन कौन खींचता है? तो वो जलकुंभी है। कौन है? जलकुंभी है। ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल राइट है। चलिए अगला सवाल 13 नंबर सवाल का जवाब आप लोग बताइए फटाफट से अपने अंदाज में साथियों। इसको मैं 2 ही ऑप्शन रखता हूँ, तो चलिए 2 ही ऑप्शन में आपको बताना है। जब नर और मादा गैमीट में युग्मन होता है तब क्या कहलाता है? जी हाँ दोस्तों, जब नर और मादा, जी हाँ दोस्तों, मान लीजिए ये नर है और ये मादा है,
तो नर और मादा गैमीट में युग्मन होता है, यानी जब ये जुड़ जाता है तब यह क्या कहलाता है? फटाफट से इसका आप लोग आंसर बताइए कमेंट बॉक्स में। तब तक मैं पानी पी लेता हूँ। जी हाँ दोस्तों, तो क्या हो जाएगा इसका? जी हाँ, बिल्कुल राइट सभी का। जब नर और मादा गैमीट में युग्मन होता है तब यह क्या कहलाता है? लैंगिक जनन कहलाता है। क्या? लैंगिक जनन कहलाता है। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल राइट है, लैंगिक जनन कहलाता है। अगला 14 नंबर सवाल आपके स्क्रीन के सामने ये रहा कि मध चक्र पाई जाती है, किसमें पाई जाती है मध चक्र साथियों? क्या वो गाय में, भेड़ में, कुत्ता में, सभी में? तो मैं बता दूं सभी में मध चक्र पाया जाता है। आर्तव चक्र साथियों मनुष्य में सिर्फ पाया जाता है और मध चक्र इनमें से सभी में। 15 नंबर सवाल आपके स्क्रीन के सामने है। चलिए इसको भी 3 ऑप्शन में रहने देता हूँ। तो चलिए 15 नंबर सवाल का जवाब आप लोग फटाफट से बताएंगे। उच्च श्रेणी के पौधे में निषेचन होता है, कैसा होता है? बाह्य, आंतरिक या जल में होता है? उच्च श्रेणी के पौधे में निषेचन कैसा होता है ये आपको बताना है। चौथा ऑप्शन है हवा में। यह दोस्तों कैसा होता है? उच्च श्रेणी के पौधे में निषेचन आंतरिक होता है। कैसा होता है? आंतरिक होता है। जैसा मानव में होता है, मानव में भी कैसा होता है? आंतरिक होता है। और उच्च श्रेणी के पौधे में भी निषेचन कैसा होता है? आंतरिक होता है। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल राइट है। चलिए अगला सवाल आपके स्क्रीन के सामने 16 नंबर सवाल है। सल्क कंद यानी बल्ब का उदाहरण है। जी हाँ दोस्तों, सल्क कंद यानी बल्ब का उदाहरण क्या है? 16 नंबर जवाब बताइए आप लोग फटाफट से कमेंट बॉक्स में। सल्क कंद का उदाहरण है अदरक, दूब घास या प्याज। जी हाँ दोस्तों, ये दूसरा नंबर क्वेश्चन में भी हमने ये बता दिया था कि बल्ब का उदाहरण साथी हो, और यहाँ पे आपसे पूछ भी दिया 16 नंबर सवाल में कि सल्क कंद यानी बल्ब का उदाहरण क्या है? तो ये प्याज है। क्या है? प्याज है। ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल राइट है, प्याज है। आगे चले तो अगला सवाल 17 नंबर आपके स्क्रीन के सामने है साथियों। स्तनधारियों में निषेचन कहाँ होता है साथियों? ये आपको बताना है कि स्तनधारियों में निषेचन कहाँ होता है। क्या वो अंडाशय में, वसीय भाग में, गर्भाशय में या फैलोपियन नलिका में? जी हाँ, तो निषेचन कहाँ होता है? फैलोपियन ट्यूब्यूल में होता है। जी हाँ, कहाँ पे? फैलोपियन ट्यूब्यूल में होता है। ये आपको बता दें ये फिम्बरी है और यहाँ से ये फैलोपियन ट्यूब्यूल निकलती है ऐसे करके, इसी में होती है निषेचन। तो स्तनधारियों में निषेचन फैलोपियन ट्यूब्यूल में होता है। अगला सवाल 18 नंबर आपके स्क्रीन के सामने ये रहा कि प्राकृतिक अनिषेक जनन पार्थेनोजेनेसिस पाया जाता है, किसमें पाया जाता है? पार्थेनोजेनेसिस या प्राकृतिक अनिषेक जनन किसमें पाया जाता है ये आपको बताना है। इसका आंसर है साथियों मधुमक्खी में। किसमें? बीन यानी मधुमक्खी में। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल राइट है, मधुमक्खी में पाया जाता है। 19 नंबर सवाल आपके स्क्रीन के सामने ये रहा कि द्विनिषेचन का परिणाम कैसा होता है। जी हाँ, द्विनिषेचन का परिणाम कैसा होता है? द्विबीजपत्र होता है या बीजांडकाय या भ्रूणपोष होता है? द्विनिषेचन का परिणाम यानी फाइनल रिजल्ट क्या होता है ये आपको बताना है। जी हाँ, भ्रूणपोष होता है। कैसा होता है? भ्रूणपोष होता है। आगे 20 नंबर क्वेश्चन आपके स्क्रीन के सामने ये रहा कि बीजाणुओं द्वारा जनन करने वाले पौधे जैसे मॉर्स, फर्न सामान्यतः किस समूह में रखते हैं? जी हाँ दोस्तों, बीजाणु के द्वारा जो जनन करते हैं जैसे मॉस और फर्न है, ये सामान्यतः किस समूह में रखे जाते हैं? तो ये किस में रखे जाते हैं? एस्पेरोफाइट्स में या थैलोफाइट्स में या क्रिप्टोगेमस में या ब्रायोफाइट्स में? तो किसमें? क्रिप्टोगेमस। ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल राइट है। क्रिप्टोगेमस के अंतर्गत फॉर्न को और मॉस को रखा जाता है। आगे 21 नंबर क्वेश्चन आपके स्क्रीन के सामने ये रहा। ये परिवर्तन जो लार्वा को वयस्क में परिवर्तित कर देते हैं कहलाता है। ये परिवर्तन जो लार्वा को वयस्क में परिवर्तित कर देते क्या कहलाता है? मेटाजेनेसिस या एकांतरण या कायांतरण? ऑप्शन नंबर डी बोल रहा है मेटास्टेसिस। तो क्या कहते हैं इसको? कायांतरण कहते हैं। ये कायांतरण विधि द्वारा लार्वा अवस्था को वयस्क अवस्था में परिवर्तित किया जाता है। 22 नंबर सवाल आपके स्क्रीन के सामने ये रहा। भ्रूणपोष में कितने क्रोमोजोम होते हैं? बीसीईबी 2015 में पूछा गया क्वेश्चन है। बिहार बोर्ड में 2015 में पूछा गया क्वेश्चन है। भ्रूणपोष में कितने क्रोमोजोम होते हैं साथियों? 3n होता है। कितना? 3n यानी 3 गुणित भ्रूणपोष पाया जाता है। किसमें? भ्रूणपोष में। अगला सवाल है 23 नंबर।
ये भी पूछा गया क्वेश्चन है, प्रीवियस ईयर से उठाया गया है। 2015 में ये क्वेश्चन पूछा गया था कि जब संतति की उत्पत्ति एकल जनक द्वारा होती है तो यह क्या कहलाता है। 2015 में ये क्वेश्चन आपसे बिहार बोर्ड ने पूछा था कि जब संतति की उत्पत्ति एकल जनक द्वारा होती है, मान लीजिए ये जीव है और ये आपस में टूटकर अलग अलग जीव का निर्माण कर लिया, दो अलग जीव का निर्माण किया, तो इस जनन को क्या कहते हैं। क्या वो लैंगिक जनन है, क्या अलैंगिक जनन है, तो इसे क्या अलैंगिक जनन कहते हैं। और ये भी आपसे पूछा जा सकता है कि किस जनन में गैमीट का निर्माण नहीं होता है, तो वो भी अलैंगिक जनन है। ये भी क्वेश्चन कई बार बिहार बोर्ड में पूछा गया है। अगला सवाल 24 नंबर आपके स्क्रीन के सामने कि इनमें से कौन नर युग्मक से संयोजन कर भ्रूणपोष बनाता है। जहाँ नर युग्मक n होता है और भ्रूणपोष 3n होता है, ये आपको ध्यान रखना है। तो इनमें से कौन नर युग्मक से संयोजन करता है, यानी कौन सा ऐसा सहायक कोशिका है जो इससे आता है और सहयोग करके 3n में परिवर्तित होता है, ये आपको बताना है। ये भी क्वेश्चन आपसे 2009 में बिहार बोर्ड में पूछा गया है। तो क्या अनिषेक अंड है, या सहायक कोशिका है, या एंटीपोडल सेल है, या द्वितीयक केंद्रक है। यह साथियों कौन है, द्वितीयक केंद्रक जब नर युग्मक के पास आता है और संयोजन कर 3n में परिवर्तित हो जाता है, यानी n और 2n मिलकर टोटल 3n बनाता है, जो भ्रूणपोष यानी भ्रूण की पोषण देने का कार्य करता है। 25 नंबर सवाल आपके स्क्रीन के सामने है कि स्तनधारी के शुक्राणु के मध्य भाग में क्या पाया जाता है। यह साथियों स्तनधारी के शुक्राणु के मध्य भाग में क्या पाया जाता है, ये आपको बताना है। तो क्या पाया जाता है, स्तनधारी के शुक्राणु के मध्य भाग में माइटोकॉन्ड्रिया पाया जाता है। क्या माइटोकॉन्ड्रिया स्तनधारी शुक्राणु के मध्य भाग में पाया जाता है। और मेन फ्रंट भाग पे साथियों ये यहाँ पे क्या पाया जाता है, लाइसोसोम पाया जाता है, जो अंडाणु के बाहरी परत को नष्ट करने में सहायक करता है। उसके बाद सेंट्रियोल होता है और लास्ट में इसका पूंछ होता है साथियों। ऐसे करके इसका स्ट्रक्चर मैं अगले क्लास में बता दूंगा। तो ये माइटोकॉन्ड्रिया इसका आंसर है। 2009 में ये पूछा गया सवाल है और इसे आप वीवीआई कर सकते हैं 2024 के लिए भी, ये भी इम्पोर्टेंट है। तो चलिए आगे चलिए। 26 नंबर सवाल आपके स्क्रीन के सामने, चमगादड़ द्वारा परागण कहलाता है। यह चमगादड़ द्वारा परागण क्या कहलाता है, आर्थेनोफिली, एंटीमोफिली, या क्रिप्टोफिली। यह चमगादड़ द्वारा परागण क्या कहलाता है, या हाइड्रोफिली कहलाता है। क्या कहलाता है, चमगादड़ द्वारा क्रिप्टोफिली कहलाता है। एंटीमोफिली का मतलब होता है साथियों, एंटीमोफिली कीट के द्वारा परागण होता है, और आर्थोनोफिली घोंघा के द्वारा, किसके द्वारा, घोंघा के द्वारा आर्थोनोफिली, कीट के द्वारा एंटीमोफिली, और उसके बाद हाइड्रोफिली यानी जल के द्वारा। ये आपको याद रखना है। और ये 4 ऑप्शन से, जी हाँ दोस्तों, ये 4 ऑप्शन से आपका एक एक क्वेश्चन जरूर बन सकता है। बिहार बोर्ड 2024 में एक क्वेश्चन इस चारों ऑप्शन से बन सकता है, ये आप याद करके रख ले। 2024 में चाहे तो आप स्क्रीनशॉट ले ले। स्टडी विथ रवि का यहाँ पर लोगो लगा हुआ है। मैं चैलेंज करता हूँ कि इससे एक क्वेश्चन आपसे बिहार बोर्ड में, जी हाँ दोस्तों, कभी मिस्टेक हो जाए, कुछ बोला जाए तो माफ़ी कीजिएगा। बिहार बोर्ड में, जी हाँ, बिहार बोर्ड 2024 में इससे एक क्वेश्चन आपसे पूछा जाएगा, ये निश्चित है, 4 ऑप्शन से। चलिए 27 नंबर सवाल आपके स्क्रीन के सामने है कि जनक समान जीव प्राप्त हो सकता है। जी हाँ दोस्तों, किस जनक से समान जीव प्राप्त हो सकता है, बीज से, युग्मनज से, या युग्मकों से। यहाँ पर आपको कंफ्यूज करने लायक क्वेश्चन है। यहाँ पर आपको दिया हुआ है युग्मनज और यहाँ पर युग्मक दिया हुआ है, या द्विविखंडन से। जी हाँ दोस्तों, तो किस से प्राप्त किया जा सकता है, द्विविखंडन से समान जीव प्राप्त किया जाता है। इसमें कुछ नहीं होता है। मान लीजिए ये एक जीव है और ये क्या करता है, अपने आप को 2 भागों में विभक्त कर लेता है। अपने आप को 2 भागों में ऐसे ऐसे विभक्त कर लेता है और 2 अलग अलग जीव का निर्माण करता है। इसलिए इसमें द्विविखंडन में, इसीलिए इसको द्विविखंडन कहते हैं, क्योंकि 2 भागों में विभक्त होता है और सेम टू सेम शक्ल भी इसका सेम ऐसे जनक के समान ही रहता है। चलिए 28 नंबर सवाल आपके स्क्रीन के सामने कि द्विविखंडन किस में पाया जाता है। जी दोस्तों, विखंडन से भी एक क्वेश्चन आपको मिलने की संभावना बनती है बिल्कुल भी, कि द्विविखंडन किस में पाया जाता है, अमीबा, पैरामीशियम, जलकुंभी, या अमीबा तथा पैरामीशियम दोनों में।
तो किस में पाया जाता है साथियों? अमीबा में भी पाया जाता है और पैरामीशियम में भी। जलकुंभी में द्विखंडन नहीं पाया जाता, बिल्कुल भी नहीं, जलकुंभी में द्विखंडन नहीं पाया जाता। तो दोनों ऑप्शन है यहाँ पर आपको डिटेल्स में दिया हुआ है, इसलिए डी मारेंगे। अगर ए और बी, ए एंड बी दोनों दिया रहता तो उसको भी मारते, यानी ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल राइट है। 29 नंबर सवाल आपके स्क्रीन के सामने कि मुकुलन बर्डिंग द्वारा जनन किस में पाया जाता है? ये आपके बिहार बोर्ड में 2015 में पूछा गया सवाल है। मुकुलन यानी बर्डिंग किस में पाया जाता है? और 2015 के साथ साथ साथियों ये 2013 या दोस्तों 2013, 2019 में भी रिपीट किया गया है, यानी बार बार ये क्वेश्चन आपसे 1 साल 2 साल बीच करके पूछा गया है, यानी ये 2024 में संभावना इसकी बनती है आने की। तो मुकुलन यानी बर्डिंग द्वारा जनन किस में होता है? ईस्ट में या म्यूकस में, या ऑप्शन नंबर सी है पाइनस में या फर्न में। तो किस में होता है साथियों? ईस्ट में होता है। किस में? ईस्ट में होता है मुकुलन द्वारा जनन। ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल राइट है, ईस्ट में होता है। प्लीज़ एक बार मैं फिर से बोल रहा हूँ, अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए तो सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि 90% दिलाने में आपको चैनल महत्वपूर्ण भूमिका निभाएगी आगामी एग्ज़ाम के लिए। तो चलिए अपने दोस्तों के पास फटाफट से क्लास को शेयर कर दीजिए। अभी तक लाइक नहीं किए हैं तो एक लाइक करके अपना हाजिरी को बना ले। और अगला सवाल है 30 नंबर क्वेश्चन है, अभी 20 क्वेश्चन बाकी है साथियों। 30 नंबर क्वेश्चन है कि जलकुंभी, यह जलकुंभी से एक क्वेश्चन आपसे पूछा जाएगा ही जाएगा इस चैप्टर से, क्योंकि मेन पॉइंट आपका यही है इस चैप्टर का, जलकुंभी, जिसमें 65,000 से अधिक पौधे कितने माह में उत्पन्न कर सकते हैं। साथियों ये एनसीईआरटी का, किसका? एनसीईआरटी का डाटा है ये, क्योंकि ये आपको याद रखना है। एनसीईआरटी का जितने भी डाटा दिया गया है साथियों वो मोस्ट इम्पोर्टेंट डाटा होता है। क्या मोस्ट इम्पोर्टेंट डाटा है, उसको आपको याद रखना ही रखना है। 100% आपको एनसीईआरटी को देना है। तो जलकुंभी 65,000 से अधिक पौधा कितने माह में उत्पन्न कर सकता है? बताइए, 6 माह, 8 माह, 12 माह या 5 माह? तो कितने माह में कर सकता है? 6 माह में उत्पन्न कर सकता है। कितने माह में? 6 माह में। 31 नंबर सवाल आपके स्क्रीन के सामने है कि इनमें कौन केवल एक बार अपने जीवन काल में पुष्प पैदा करता है? इनमें कौन केवल एक बार में अपने जीवन काल में, जी हाँ दोस्तों, ऐसा कौन सी प्रजाति है जो अपने पूरे जीवन काल में मात्र एक बार ही पुष्प की पैदा करता है? क्या आम है? तो आम तो बिल्कुल भी नहीं है, क्योंकि ये साल साल में करता है। कितना? प्रत्येक वर्ष करता है। बांस है, तो जी हाँ बांस बिल्कुल राइट इसका आंसर है। अपने जीवन काल में मात्र एक बार, जी हाँ ये तो बहुत बार हो गया साथियों, इसको एक नहीं मारेंगे तो बहुत बार हो गया, लेकिन बांस जो अपने जीवन काल में एक बार ही पुष्पित होता है, उसके बाद ये डेड हो जाता है, और इसे इसका उम्र 50 से 100 वर्ष माना जाता है। कितना? 50 से 100 वर्ष माना जाता है। ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल राइट है इसका। सॉरी यहाँ पर मिस्टेक है, यहाँ ध्यान देना है आपको। ऑप्शन बी ऊपर है और ऑप्शन ए नीचे है, यानी ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल राइट है। 32 नंबर सवाल आपके स्क्रीन के सामने कि ऋतु नाव चक्र किसमें होता है? जी हाँ, ऋतु नाव चक्र किसमें होता है? मनुष्य में, बंदर में, चिंपैंजी या इनमें से सभी? तो बिल्कुल इनमें से सभी में ऋतु स्त्राव चक्र होता है। यहाँ पर नाव नहीं होगा, ऋतु स्त्राव होगा। ऋतु स्त्राव चक्र किसमें होता है? तो मनुष्य में बिल्कुल राइट, बंदर में बिल्कुल राइट, और चिंपैंजी में बिल्कुल राइट। तीनों की तीनों प्रजाति में आपको ऋतु स्त्राव चक्र पाया जाता है। अगला है 33 नंबर सवाल, पूरी तरह से आपको स्क्रीन के सामने दिख रहा होगा। मनुष्य के युग्मकों यानी गैमिट में गुणसूत्रों की संख्या कितनी होती है? 2015 में ये सवाल आपसे पूछा गया है कि मनुष्य के युग्मकों में गुणसूत्रों की संख्या कितनी होती है। यहाँ पर आपको ध्यान देने वाली बात यह है कि गैमिट, जी हाँ दोस्तों गैमिट यहाँ पर आपसे पूछा गया है। क्या? गैमिट पूछा गया है। यहाँ पर आपसे जाइगोट पूछा जा सकता है। क्या? जाइगोट पूछा जा सकता है, यह आपको ध्यान देना है। तो युग्मक और युग्मनज हिंदी में अंतर होता है, कुछ हिंदी में आपको कंफ्यूज मिल सकता है, लेकिन इंग्लिश में बिल्कुल नहीं, क्योंकि इंग्लिश में गैमिट और जाइगोट होता है। तो मनुष्य की युग्मक यानी गैमिट में गुणसूत्रों की संख्या कितनी होती है? तो ये 23 होती है। यह 23 होती है, ये आपको ध्यान रखना है। बहुत लोग आपको 46 होती है, कितनी? 46 होती है। और मेल में पूछे कि मेल में युग्मक की संख्या कितनी होती है? तो 23 होती है।
34 नंबर सवाल आपके स्क्रीन के सामने कि इनमें से कौन अनप्रजक है, ओविपियरस है। कौन सा ऐसा प्राणी है जो अनप्रजक है? क्या वो मुर्गी, सांप या मगरमच्छ या ऑल ऑफ दी यानी इनमें से सभी? यह दोस्तों तो इनमें से कौन अनप्रजक है? मुर्गी, सांप या मगरमच्छ या इनमें से सभी? तो मैं बता दूं इसका ऑप्शन डी बिल्कुल राइट है, इनमें से सभी, ऑल ऑफ दीज अनप्रजक में आते हैं। 35 नंबर सवाल आपके स्क्रीन के सामने कि जब निषेचन जीव के शरीर से बाहर होता है, जब निषेचन जीव के शरीर से बाहर होता है तब उसे क्या कहते हैं? जैसे मेढक हो गया, मेढक का निषेचन शरीर से बाहर पानी में होता है, तो जब निषेचन शरीर से बाहर होता है तब उसे क्या कहते हैं? बाह्य निषेचन, अनिषेक जनन या आंतरिक निषेचन या ऑप्शन नंबर डी बोला इनमें से कोई नहीं। तो निषेचन जब शरीर से बाहर होगा तो इसे बाह्य निषेचन बोलेंगे। क्या? बाह्य निषेचन बोलेंगे। ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल राइट होगा। आंतरिक निषेचन यानी अंदर जब होगा उसे आंतरिक निषेचन कहते हैं। अगला सवाल 36 नंबर आपके स्क्रीन के सामने ये रहा कि युग्मक स्थानांतरण हो सकता है। यह युग्मक स्थानांतरण हो सकता है जल द्वारा, वायु द्वारा या हवा द्वारा, इनमें से सभी द्वारा। तो युग्मक स्थानांतरण की बात जब भी आए साथियों तो इनमें से सभी द्वारा होता है। जल द्वारा थोड़ा दुर्लभ होता है, वायु द्वारा और हवा द्वारा। हवा द्वारा साथियों कीट द्वारा यहाँ पर आता है, तो कीट द्वारा सबसे ज़्यादा होता है, उसके बाद हवा द्वारा, उसके बाद पानी के द्वारा यानी जल के द्वारा होता है। और यहाँ वायु और हवा का मतलब एक ही होता है, इसलिए एक ही ऑप्शन इसमें होगा और ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल राइट होगा। इसका आंसर ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल राइट है। आगे 37 नंबर सवाल आपके स्क्रीन के सामने है कि मेढक निम्नलिखित में से किसमें बाह्य निषेचन होता है? मेढक, हिरण या मनुष्य? तीन ही ऑप्शन में आपको बताना है कि बाह्य निषेचन किसमें होता है। तो इसका बिल्कुल राइट है मेढक में, जैसा कि हमने पिछले क्वेश्चन में ही बताया था कि बाह्य निषेचन मेढक में पाया जाता है। हिरण में आंतरिक होता है, मनुष्य में तो आपको पता ही है आंतरिक होता है। एक मिनट। चलिए दोस्तों अगला सवाल आपके स्क्रीन के सामने है कि इनमें से किसमें जल माध्यम से निषेचन होता है? यह जल के माध्यम से निषेचन किसमें होता है साथियों? क्या वो शैवाल में होता है, टेरिडोफाइटा या ब्रायोफाइटा या इनमें से सभी? तो इनमें से सभी में जल के माध्यम से निषेचन होता है। ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल राइट है। आगे 39 नंबर सवाल आपके स्क्रीन के सामने है कि निम्नलिखित में से कौन उभयलिंगी पादप नहीं है? ये भी आपको BCEB में यानी 2012 में बिहार बोर्ड में पूछा गया सवाल है कि कौन उभयलिंगी पादप नहीं है? पपीता, सरसों या मक्का? यह दोस्तों कौन है जो उभयलिंगी नहीं है? तो पपीता एक लिंगी के अंतर्गत आता है, इसलिए ये उभयलिंगी बिल्कुल भी नहीं है। ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल राइट है। 40 नंबर सवाल आपके स्क्रीन के सामने ये रहा कि अगैव में वर्धी प्रजनन होता है। जी दोस्तों अगैव में वर्धी प्रजनन होता है यानी अगैव कैसे वृद्धि करता है ये आपको बताना है। तो ये बलबिल द्वारा होता है। क्या? बुलबिल द्वारा। ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल राइट है और ये भी सवाल मोस्ट इम्पोर्टेंट के अंतर्गत आता है। आगे चले तो 41 नंबर सवाल आपके स्क्रीन के सामने और ये न जाने कितने बार रिपीट किया गया है कि निम्नलिखित में से कौन सा जंतु उभयलिंगी नहीं है? ये आपकी स्क्रीन के सामने है। बिहार बोर्ड 2016, 2017 कंपार्टमेंटल में पूछा गया है और 2017 में ये एनुअल में भी पूछा गया साथियों और कंपार्टमेंटल में भी पूछा गया है। यानी कितने बार? कम से कम ये 7 बार क्वेश्चन रिपीट किया गया है कि कौन सा जंतु उभयलिंगी नहीं है। और यहाँ पर कंफ्यूज बहुत तगड़ा किया गया है साथियों कि पूछा जाएगा कि उभयलिंगी नहीं है या है। यहाँ पर आपको कंफ्यूज करेगा यस नो में। क्या? यस नो में कंफ्यूज करेगा, यहाँ आपको ध्यान रखना है। तो कौन सी जंतु उभयलिंगी नहीं है? घरेलू मक्खी उभयलिंगी नहीं है। ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल राइट है। जोंक उभयलिंगी है, केंचुआ उभयलिंगी है और फीता कृमि भी उभयलिंगी के अंतर्गत आता है। 42 नंबर सवाल आपके स्क्रीन के सामने कि शरीर के बाहर होने वाले निषेचन को क्या कहते हैं? बाहर या अंदर से भी क्वेश्चंस बार बार बिहार बोर्ड में पूछा गया है। 2017 और 2017 में कंपार्टमेंटल में भी रिपीट किया गया सवाल है कि शरीर के बाहर होने वाला निषेचन को क्या कहते हैं। यहाँ पर आपको देखिए इंग्लिश का ही हिंदी में रूपांतरण किया गया है। इसको इंग्लिश में ऐसे लिखना चाहिए इन विट्रो, और इसको क्या किया गया है? हिंदी में इन विट्रो लिख दिया। इन विवो भी इंग्लिश में लिखना चाहिए इन विवो, और इसको क्या किया? हिंदी में इसको रूपांतरित कर दिया।
तो आपको यहाँ पर इसको हिंदी और इंग्लिश दोनों में याद रखना है, कन्फ्यूज आपको कर सकता है। तो शरीर के बाहर होने वाले निषेचन को क्या कहते हैं? इन विट्रो कहते हैं। क्या कहते हैं? इन विट्रो। यहाँ पर आप ध्यान रख लेना है, इन विट्रो यानी बाहर, इन विवो यानी अंदर, ये आपको याद रखना है। तो ये रहा टोटल साथियों, मात्र 42 ही सवाल थे और ये 42 सवाल आपसे एक भी सवाल इसमें आपसे नहीं छूटना चाहिए, क्योंकि वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस थे। और एक शायरी है आप लोगों के लिए मोटिवेशनल कि रख हौसला वो मंजर भी आएगा, रख हौसला वो मंजर भी आएगा, प्यासे के पास समंदर भी आएगा, थक कर न बैठे मंजिल के मुसाफिर, मंजिल भी मिलेगी और मिलने का मज़ा भी आएगा। जी हाँ दोस्तों, तो 90% के लिए आप लोग बने रहे स्टडी विथ रवि के साथ, क्योंकि हर एक चैप्टर से आप लोगों के लिए इसी प्रकार मोस्ट VVI क्वेश्चंस आती रहेगी आपके प्यारा सा यूट्यूब चैनल स्टडी विथ रवि पर। तो आज के लिए इतना ही। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। बाय बाय, टेक केयर, जय हिंद, जय भारत।